Hi everybody, welcome to your Legal Buddy. So we are currently continuing our lectures on Hindu Marriage Act. So till now we have covered till first ground of divorce in Hindu marriages. So from today onwards we will be seeing some other grounds for Hindu divorce in Hindu marriage. So this will be an overview of Hindu Marriage Act. If you want in detail lectures with case laws and with good understanding of each and every section in great detail, you can subscribe to my courses which I provide online and offline both. ठीक है. तो for more details you can contact me at the email ID that I will be mentioning in the description box. ठीक है, you can go and check there. So second ground for divorce is mental disorder. ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं. 5.2 में दे रखा है. 5.2 में, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बाइगेमी नहीं होना चाहिए 5.1 में. 5.2 में, and this was substituted, it came in 1976, very important. Now it says कि at the time of marriage neither party is incapable of giving valid consent. ठीक है. दूसरा है though capable of giving valid consent have been suffering from mental disorder. और third is has been subject to recurrent acts of insanity. Now I know आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं हूँ और we will be simplifying whatever was written there. ठीक है. तो अब मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं. मेंटल डिसऑर्डर के बारे में अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल define what mental disorder is, which is not very clear, so you will be giving the clarity which is as following. मेंटल 5.2 में किस बारे में बात हुई है? इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट. ठीक है. दूसरा है रिकरिंग इन अटैक्स ऑफ इंसैनिटी एंड द थर्ड इज मेंटल डिसऑर्डर. मेंटल डिसऑर्डर दो टाइप का, अनफिट फॉर चिल्ड्रन, अनफिट फॉर मैरिज, और मेंटल डिसऑर्डर इन प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड पॉइंट्स रहते हैं कोर्ट में भी. ठीक है. सो इन दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमारी लैंडमार्क जजमेंट है. इसमें कहा गया था इम्पोर्टेंसी कैन बी अ मेंटल और फिजिकल. ठीक है, इम्पोर्टेंसी मेंटल ब्लॉकेज भी हो सकता है और फिजिकल ब्लॉकेज भी हो सकता है. फिजिकल इम्पोर्टेंसी, we all know what it is. It includes structural defects of sexual what to say sexual organs of male or females. Whereas mental impotency क्या होती है कि it means emotional or psychological or sometimes moral and religious repugnance to sexual act. ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, and if a woman or a man says कि no मेरे तो religion में, my religion it is prohibited to have सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो दिस कैन बी अ ग्राउंड. ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी हो जाएगी, मेंटल इंपोर्टेंसी हो जाएगी. ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. ठीक है. अब 5.2b में क्या बात करी गई है? 5.2b मतलब 5.2b इज दिस वन, दो केपेबल ऑफ, इसमें क्या कहा गया है? सॉरी, इन दिस इट इज रिटन इफ sane or sound mind and due to religious or spiritual factors considers sex as sin or taboo, it will be a mental disorder. ठीक है, जो मैंने पढ़ा. रिकरिंग इन अटैक्स ऑफ इंसैनिटी हो जाएगा कि इसमें कोई यूनिफॉर्म पीरियड नहीं है कि फ्रॉम व्हेन दोज अटैक्स हैव कंटिन्यूड. दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितने समय पहले से भी आ सकता है. ठीक है, कोई इसमें यूनिफॉर्म टाइम पीरियड नहीं डिफाइंड है कहीं भी. नाउ इट सेज हिंदू मैरिज एक्ट डजंट से दैट वैलिड कंसेंट इज नेसेसरी फॉर मैरिज, बट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर और इंसैनिटी अटैक्स incapacitates person from giving valid consent. This is very important. ये कह रहा है कि वैलिड कंसेंट इज नॉट नेसेसरी इन मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट, बट इट सेज कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर है, मेंटल डिसऑर्डर है और इंसैनिटी अटैक्स है एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट शादी होते टाइम अगर आप इन तीन में से किसी एक चीज से सफर कर रहे हैं, देन ठीक है, इसमें इसमें शादी वॉइडेबल हो सकती है एंड द ऑप्शन ऑफ जो पार्टी नॉर्मल है या जो पार्टी ठीक है, जो इन सब चीजों से सफर नहीं कर रही है, वो वॉइडेबल इस मैरिज को करा सकती है. ठीक है. नौ, अब अगर आप इन सब चीज़ों से सफ़र करते हैं तो द अग्रीव्ड पार्टी, जो पार्टी जिसको प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड को इंसैनिटी के अटैक्स आ रहे हैं या फिर मेंटल डिसऑर्डर टाइप का है, तो वाइफ जो है व्हाट शी कैन डू इज शी कैन डिक्लेयर द मैरिज एज वॉइडेबल. और दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? अनदर रेमेडी वेयर पर्सन मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड ओइंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट. ठीक है, अब दूसरा ये है कि अगर शादी में कंज्यूमेट नहीं हुई है, इफ द कपल हैव नॉट टिल नॉट हैव इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन शी कैन आल्सो गो एंड डिक्लेयर दिस मैरिज एज वॉइड. ठीक है ना. नाउ थोड़ी बात बैरननेस और स्टेरिलिटी की कर लेते हैं. ठीक है. द वन में डिजायर टू रिप्रोड्यूस बट
can't do so, medical incapacity is known as barren or क्या है, sterile, ठीक है, infertile जिसे कहते हैं, barren या infertile, sterile भी कहते हैं, sterile is more of a medical term. Such marriage are also voidable at the option of other party, ठीक है, voidable at the option of other party, the party which is not barren can declare the party as voidable, ठीक है, void declare करा सकती है अगर उसकी मर्जी है तो. Now 5 का 3 क्या कहता है, 5 3 is this one. The bridegroom has completed the age of 21 years now and the age 18 years at the time of, and bride has completed the age of 18 years, ठीक है. Important thing is कि इसका amendment देख लीजिए कब आया. इसका amendment आया है 1978 में. This is very important, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मार्क कर लीजिए. 1978 में एज बढ़ा दी गई थी. तो अभी का स्टेटस ये है कि 1978 21 साल और 18 साल का ही अभी स्टेटस है. तो इट इज सेइंग इज कि मैरिजेबल एज इज 21 इन मेल्स एंड इन फीमेल्स इट इज 18. नाउ हम लोग को देखना है कि 5 का 1 दैट इज वॉइड, अगर बाइगमी है तो शादी वॉइड है. 5 का 2 ये अगर कंसेंशुअल शादी नहीं हो रही है, चाहे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या फिर एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, चाहे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, चाहे रिकरिंग अटैक्स ऑफ इंसैनिटी हो, चाहे कंज्यूमेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है इंसैनिटी की वजह से, देन दैट मैरिज इज वॉइडेबल. नाउ 5-3 में क्या होता है, जब शादी की एज के कम में शादी हो जाती है, लेट्स से इफ अ फीमेल इज 17 years of age, then what happens, then it says कि Hindu Marriage Act is silent on it, but the punishment is definitely prescribed. इसमें कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ इसको ऑफेंस डिक्लेयर करा गया है, लेकिन इसका पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, और भी एक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे. 5-4 में क्या है, 5-4 है पार्टीज आर नॉट विद इन द, अब वो कह रहा है कि अगर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आपने शादी कर ली, ठीक है, जो हम लोगों ने सपेंडर रिलेशनशिप एक पढ़ा था उसमें शादी कर ली, देन द मैरिज इज वॉइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न. ठीक, नाउ अनदर पॉइंट 5-5 में क्या है, ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा को अलग अलग लिख दिया गया. अगर प्रोहिबिटेड और सपिंडा रिलेशनशिप है तो मैरिज वॉइड हो जाएगी. ठीक है, लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में कहा गया था, हिंदू मैरिज एक्ट डजंट प्रोवाइड फॉर कंटीजेंसी वेयर 5-3 इज कंट्राविंड. 5-3 कौन सा होता है, एज वाला. अगर कह रहा है कि अगर 5-3 को अगर खराब करा गया है, 5-3 को फॉलो नहीं करा गया है, तो डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी कंटीजेंसी. अगर गलत कर दिया गया, अगर शायद लड़के को 21 साल से कम और लड़की की 18 साल से कम में शादी कर दी गई, then हिंदू मैरिज एक्ट डजंट से एनीथिंग if you have not followed that age, although parties may be liable for punishment under section 18 of Hindu Marriage Act. ठीक है, still doesn't provide for validity of marriage which is solemnized in contravention to 5-3. Now it says any marriage performed in contravention of 5-3 and solemnized according to section 7 is not by itself voidable or valid. अब कह रहा है कि अगर 5-3 के वॉल्यूशन में शादी करी गई है और बाकी सारी रस्में निभाई गई हैं, देन द मैरिज इज नॉट वॉइड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक, वॉइडेबल भी नहीं है और वैलिड भी नहीं है. ठीक है, वॉइड भी नहीं है, वॉइडेबल भी नहीं है, वैलिड भी नहीं है. ना लेकिन अगर कोई जाके कंप्लेन कर दे पुलिस में, देन पनिशमेंट है. अपने आप में शादी गलत नहीं है. ठीक है, इफ यू आर 17 years, अगर आप 17 years, if you are a girl of 17 years and you go and marry a boy who is let's say 21 or less than that, then prima facie it is not an offense. कहने का मतलब ये है, prima facie it is not an offense, but if somebody complains अप्रूव हो गया देन ऑफेंस है. ठीक, नाउ अगर 5-3 की कॉन्ट्रवेंशन में शादी हो गई है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. 5-3 मतलब एज ग्रुप 21 और 18 साल फॉलो नहीं करा गया है, उससे कम में शादी कर ली, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. हिंदू मैरिज एक्ट सेज वैलिडिटी ऑफ मैरिज इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर. ठीक है, वैलिडिटी के बारे में कुछ नहीं कहा है उसने. नाउ इट सेज कि अगर शादी कम उम्र में करी गई है और उससे ये प्रूव हो जाता है कि जो उसका कंसेंट है दैट हैज बीन टेकन बाय फ्रॉड. ठीक है, लड़की को बड़ा बता के या लड़के को बड़ा बता के फ्रॉड से कंसेंट लिया गया है, देन दैट वुड बी लायबल फॉर ट्रैफिकिंग एंड इट इज वॉइडेबल अंडर 12(1)(c) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट कहता है इट गिव्स द ऑप्शन ऑफ वॉइडेबल. ठीक है, अगर एज ग्रुप फॉलो नहीं करा गया है तो वॉइडेबल का ऑप्शन दे देता है. चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट क्या कहता है, गिव्स ऑप्शन ऑफ डिक्लेयरिंग द मैरिज एज नल एंड वॉइड. ठीक है, पनिशमेंट नहीं है, बट इट कैन डिक्लेयर द मैरिज इज नल एंड वॉइड. ठीक है, शादी रजिस्टर कराने जाएंगे तो वहां इफ समबडी ऑब्जेक्ट्स टू इट, तो वहां पे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के तहत ही हैज टू फाइल अ केस एंड डिक्लेयर दैट मैरिज इज नल एंड वॉइड. ठीक है, इसमें 2-3 केस थे वेरी इंपॉर्टेंट, तो ठीक ठाक हैं. मतलब टी शिव कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और दूसरा केस था कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन इन लज्जा देवी केस.
वर्सेस स्टेट में कहा गया था। इन दोनों का क्रक्स ये समझिए कि इन टी शिव कुमार एंड लज्जा देवी दोनों में कहा गया था दैट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट when enacted, parties were aware of the provisions of 511, 12 and 18 of Hindu Marriage Act. By declaring that the Child Marriage Prohibition Act shall apply to all citizens, the Parliament has intended to allow Child Marriage Prohibition Act to override the provisions of Hindu Marriage Act. This is very important. Now, the settled principle is uh, चाइल्ड मैरिज पीसीएमए जो एक्ट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इट विल ओवरराइड हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टिंग, यही जो इंपॉर्टेंट बात चीज बताई मैंने। ठीक है ना, अब एक इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बीइंग अ सेकुलर लॉ विल ऑलवेज ओवरराइड द पर्सनल लॉ ऑफ एनी कम्युनिटी रिलेटेड टू मैरिज। ठीक, ये कहा गया था। पीवी वेंकट रमन्ना वर्सेस आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा गया था एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 53 इज नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। कॉन्ट्रवेंशन इन सेक्शन 53 आर एसेंशियल फॉर वैलिडिटी ऑफ मैरिज। ठीक, कंडीशंस ऑफ सेक्शन 5 जो है वो एसेंशियल है, बट नो सच कॉन्सिक्वेंसेज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप शादी कर लिए तो क्या होगा। नाउ इन वन वर्ड द आंसर इज वर्ड होगा, लेकिन कुछ और इसमें चीजें जो पढ़नी पड़ेगी हम लोग को, वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।